गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज हम शुरुआत करने जाते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान की। अब तक ब्रिटेन का संविधान और अमेरिका का संविधान पर पूर्ण कर चुके हैं। आज एक और नया संविधान स्विट्जरलैंड का प्रारंभ करेंगे। अब तक जो अपन ने संविधान पूर्ण किए हैं उनकी अपनी अपनी विशेषताएं थी। जैसे ब्रिटेन का संविधान जहां विश्व में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रतीक है, वहीं अमेरिका का संविधान विश्व में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का प्रतीक है। एक तरफ ब्रिटिश संविधान में जहां एकात्मक शासन व्यवस्था है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था। आज एक और निराले संविधान, एक अनोखे संविधान की अपन चर्चा करेंगे, स्विट्जरलैंड का संविधान। स्विट्जरलैंड जिसके लिए जाना जाता है और जिसके लिए वो प्रसिद्ध है, वो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर। जीन जैक्स रूसो, ये भी स्विस नागरिक था और सामान्य इच्छा के रूप में रूसो ने भी जिस प्रजातंत्र की कल्पना की थी वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था। और चूंकि उसकी कल्पना स्विट्जरलैंड का नागरिक होने के नाते स्विस व्यवस्था से प्रेरित थी, और यही चीज स्विट्जरलैंड को अनोखा भी बनाती है। विश्व में एकमात्र स्विट्जरलैंड ही है जहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। बाकी समस्त देशों में अगर अपन प्रजातंत्र की बात करें तो इसका दूसरा रूप, जिसे हम अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रतिनिधित्वक प्रजातंत्र कहते हैं, उसी का रूप ही है। चाहे किसी भी देश की बात कर ली जाए, भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, भारत में भी प्रजातंत्र है, लेकिन प्रतिनिधित्वक प्रजातंत्र। विश्व का एकमात्र देश जहां वास्तव में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो स्विट्जरलैंड है। इसीलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। आज अपन इसी स्विट्जरलैंड के संविधान पर दृष्टिपात करेंगे। सबसे पहले इसकी विशेषताओं को जानेंगे ताकि हमें ये आभास हो सके, मोटा मोटा अनुमान हो सके कि स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, वहां का ढांचा क्या है, वहां की व्यवस्था क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं। पहली विशेषता है निर्मित व लिखित संविधान। जिस प्रकार से भारत का संविधान निर्मित और लिखित माना जाता है, अमेरिका का संविधान निर्मित और लिखित माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड का संविधान भी निर्मित है और लिखित है। अगर अपन पूर्व के इतिहास पर दृष्टिपात करें, यहां देखिएगा सबसे पहला जो संविधान स्विट्जरलैंड में लागू हुआ वो सन 1848 का था। उसके पश्चात बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ और नया संविधान लागू हुआ वो सन 1874 का था। और इसके बाद तीसरा संविधान जिसे बनाया गया और वो लागू हुआ सन 2000 में। हालांकि 18 अप्रैल 1999 को जनमत संग्रह के माध्यम से इस नए संविधान को स्वीकार कर लिया गया और 1 जनवरी सन 2000 को इसे लागू कर दिया गया। यानी कि अभी जो वर्तमान में जो संविधान कार्य कर रहा है वो वही संविधान है जिसे 1 जनवरी सन 2000 को लागू किया गया था। इससे एक संविधान सभा ने निर्मित किया है। हालांकि वो संविधान सभा संघीय संसद से चुनी गई थी और इसी ने आखिरकार प्रयासों के माध्यम से नए संविधान को निर्मित करके लागू किया। इसलिए निर्मित भी है और लिखित भी। लिखित इस रूप में कि इसका पूरा का पूरा दस्तावेज लिखित रूप में मिलता है, जैसा कि भारत का है, जैसा कि अमेरिका का है। और मैं ये पहले भी कह चुका हूं, ब्रिटिश संविधान की जब बात की थी, विश्व में एकमात्र संविधान जो अलिखित है वो केवल ब्रिटेन का ही है। बाकी देशों के संविधान वर्तमान में सभी लिखित रूप में ही प्राप्त होते हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान में कुल 196 अनुच्छेद, 4 अध्याय और 1 प्रस्तावना है। इससे जो पूर्व का संविधान था सन 1874 का संविधान, उसमें 123 अनुच्छेद हुआ करते थे, 3 अध्याय हुआ करते थे। इसमें थोड़ा परिवर्तन आया और वर्तमान में 196 अनुच्छेद और 4 अध्याय है। दूसरा, कठोर संविधान। ये इस चीज पर निर्भर करता है कि किसी राज्य के संविधान में परिवर्तन किस रूप में किया जा सकता है, संशोधन किस रूप में किया जा सकता है। यदि बड़ी आसानी से संशोधन किया जा सके तो उसे हम कहते हैं लचीला संविधान,
और एक बहुत कठोर प्रक्रिया से, विशिष्ट प्रक्रिया से संविधान में संशोधन हो, संविधान में संशोधन करना आसान नहीं हो, उस व्यवस्था को कहते हैं कठोर संविधान। अगर विश्व के सबसे लचीले संविधान की बात की जाए तो उसे ब्रिटेन का माना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश संविधान में बहुत ही आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि उसका रूप लिखित नहीं है, इसलिए संसद कानून बनाकर जब चाहे जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकती है। और विश्व का सबसे कठोर संविधान अगर कोई माना जाता है तो वह अमेरिका का, उसमें बहुत विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और यही कारण है कि 231 सालों के इतिहास में मात्र 27 संशोधन अमेरिकी संविधान में हुए। अगर इस रूप में हम स्विस संविधान की बात करें तो ये अमेरिकी संविधान से कुछ कम कठोर संविधान है। हालांकि इसमें भी एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो प्रक्रिया इतनी कठोर नहीं है जितनी कि अमेरिकी संविधान में है। देखिए, इसमें दो प्रकार के संशोधनों की बात की गई है, एक आंशिक संशोधन, एक पूर्ण संशोधन। पूर्ण संशोधन का मतलब होता है पूरे के पूरे संविधान को बदल देना या उसमें बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन कर देना। आंशिक संशोधन का मतलब उसके कुछ अनुच्छेद में या धाराओं में परिवर्तन करना, जैसे कि भारतीय संविधान में होता है। और यह संशोधन तब होता है जब दोनों सदन इसे एक समान प्रक्रिया से और अपने बहुमत से पारित कर देता है। जब दोनों सदन पारित कर देता है उसके पश्चात दिया जाता है मतदाताओं के पास जनमत संग्रह के लिए, और जब जनमत संग्रह से पारित हो जाता है तो फिर जो कैंटन है वो कैंटन का बहुमत मिलना चाहिए। कैंटन वहां के राज्य को कहा जाता है, जैसे भारत में हम राज्य या प्रदेश बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में कैंटन कहा जाता है। वहां पर कुल मिलाकर 23 कैंटन है। 23 कैंटनों में इसको थोड़ा समझिएगा, 20 पूर्ण कैंटन और 6 अर्ध कैंटन यानी कि आधा कैंटन, इस प्रकार से कुल 23 कैंटन होते हैं। और 23 कैंटन का बहुमत यानी कि 12 कैंटन अगर स्वीकार कर ले तब संविधान में संशोधन हो सकता है। पुनः दोहराता हूं, दोनों सदन अपने बहुमत से पारित करेंगे, उसके पश्चात जनता के पास जाएगा, जनता उसे स्वीकार करेगी और कैंटन उसे स्वीकार करेंगे अपने बहुमत से, तभी स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन हो सकता है। इस कारण से यह थोड़ा कठोर संविधान माना जाता है। अगला है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है जहां शक्ति विभाजन हो, शक्तियां केंद्र और राज्यों को संविधान के द्वारा बांट दी गई हो, विभाजित कर दी हो। जैसे कि भारत का संविधान, भारत संघात्मक शासन व्यवस्था वाला राज्य, हमने शक्ति विभाजन के लिए सूची प्रणाली अपनाई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां अपनाई है। अमेरिका भी संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, जहां पर गणना और अवशेष का सिद्धांत अपनाया गया, केवल केंद्र सरकार की शक्तियां गिनाई गई है, राज्यों की नहीं। जो बच गई है वो सारी शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां कहलाती है और वो सभी राज्यों को प्राप्त है। यहां पर स्विट्जरलैंड में शक्ति विभाजन किया गया, यहां पर भी गणना और अवशेष का सिद्धांत अमेरिका की ही भांति अपनाया गया, केवल केंद्र सरकार की शक्तियां गिनाई गई है। जो शक्तियां बच गई वो अवशिष्ट शक्तियां हैं और वो सभी कैंटनों के पास सुरक्षित है और कैंटन उनके ऊपर कानून बना सकते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका के संविधान की बात, केंद्र का अलग संविधान है, वो पूरे देश पर लागू है और प्रत्येक कैंटन का भी अपना अपना संविधान है। शर्त यह है कि कैंटन का संविधान केंद्र के संविधान के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। अमेरिका में भी केंद्र का संघ का अलग संविधान है और प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है। तो अमेरिका में स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था के अनुरूप शक्ति विभाजन अपनाया गया। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी वहां पर की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन में अंतर इतना ही है कि न्यायपालिका केंद्र के किसी कानून को रद्द नहीं कर सकती, बल्कि कैंटन के कानून को अगर संविधान के प्रतिकूल है तो उसे रद्द किया जा सकता है। द्वितीय सदन राज्यों का सदन है, यहाँ पर भी जो व्यवस्थापिका है द्विसदनीय है, एक प्रतिनिधि सभा और दूसरा सीनेट कहलाता है। अमेरिका के भांति इसका नामकरण किया गया है। प्रतिनिधि सभा लोकप्रिय सदन है और सीनेट राज्यों का यानी कि कैंटनों का सदन है। प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संघीय व्यवस्था की भांति सारी व्यवस्थाएं अपनाई गई है। और एक अनोखी बात वहां पर तिहरी नागरिकता, हालांकि संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है, केंद्र की और राज्यों की। यहाँ स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता अपनाई गई है, केंद्र की भी है, उस कैंटन की जिस कैंटन में वो निवास करता है, और उस कम्यून की जिस कम्यून में वो निवास करता है। कम्यून का मतलब यहाँ पर जिले से, केंद्र, राज्य और जिला,
3 प्रकार की नागरिकता स्विट्जरलैंड में प्रदान की गई। ये सारी सारी जो चीजें हैं वो संघीय व्यवस्था के अनुकूल है। प्राचीन गणराज्य, गणराज्य का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए, गणतंत्र जिसे हम कहते हैं, जैसे कि भारत गणतंत्र है, हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसका मतलब हमारा जो राष्ट्र का मुखिया है यानी कि राष्ट्रपति, जहां राष्ट्र का मुखिया जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए उसे गणतंत्र कहा जाता है। जैसे कि अमेरिका गणतंत्र है क्योंकि वहां का राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है। भारत गणतंत्र है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा चुना जाता है, भले वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। ब्रिटेन गणतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र है क्योंकि वहां का सरकार राज्य का मुखिया राष्ट्रपति नहीं होता, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि सम्राट है जो वंशानुगत आधार पर अपना पद ग्रहण करता है। इस रूप में स्विट्जरलैंड क्या है? गणराज्य है। और ये प्राचीन गणराज्य, विश्व में जब अन्य देशों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी तब भी स्विट्जरलैंड में गणतंत्र मौजूद था, तब भी स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मौजूद था। इसी कारण से स्विट्जरलैंड को प्राचीन गणराज्य कहा जाता है। अगर बहुल कार्यपालिका, यह स्विट्जरलैंड की बहुत अनोखी विशेषता है, विश्व में और कहीं पर भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो इस मामले में स्विट्जरलैंड में बहुल यानी कि एकल कार्यपालिका नहीं। हमारे यहाँ पर एकल कार्यपालिका है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, मुख्य कार्यपालिका है। अमेरिका एकल कार्यपालिका है, राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है, एकल कार्यपालिका है। लेकिन यहाँ पर एकदम अनोखी चीज है बहुल कार्यपालिका, जिसे संघीय सरकार कहा जाता है। बहुल कार्यपालिका जिसमें 7 सदस्य होते हैं, वो 7 सदस्य समान रूप से शक्तिशाली है, बराबर है, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं। इसको संघीय सरकार कहा जाता है। संघीय सरकार का चुनाव संघीय सभा के द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। ये 4 वर्ष तक अपने पद पर रहती है। अगर इस बीच संसद भंग कर दी जाए तो नई संसद जो भी बनेगी वो नई संघीय सरकार का चुनाव करेगी। इसका मतलब संघीय सरकार तब तक कार्य करती है जब तक संघीय संसद कार्य करती है। संघीय संसद समाप्त, संघीय सरकार भी समाप्त। जो संघीय सरकार में 7 व्यक्ति होते हैं उनमें अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जिसका नाम सबसे पहले आता है वो 1 वर्ष के लिए स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति होगा। जो इसका नाम दूसरे नंबर पर आता है वो 1 वर्ष के लिए स्विट्जरलैंड का उपराष्ट्रपति होगा। अगले वर्ष जो राष्ट्रपति है वो हट जाएगा, जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति बन जाएगा। और अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जिसका नाम अगला आता है वो उपराष्ट्रपति बन जाता है। इसलिए बारी बारी से प्रत्येक व्यक्ति 1-1 वर्ष के लिए स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति बनता है। हालांकि इनमें राष्ट्रपति वाली कोई बात नहीं है, वो मुखिया नहीं है, वो समान है, बराबर है, अलग से कोई शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, वो केवल सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को अनोखी कार्यपालिका कहा जाता है, जिसे बहुल कार्यपालिका हम कहते हैं। अगला प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जैसा कि मैंने अभी कहा कि विश्व में एकमात्र देश जहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र विद्यमान है वो स्विट्जरलैंड है। हालांकि स्विट्जरलैंड के सभी कैंटनों में ये व्यवस्था नहीं है। इनमें एक कैंटन जिसका नाम ग्लेरस है और 4 अर्ध कैंटन बोल रहा हूं, आधे कैंटन क्रमशः ओबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजेन और आउटर अपेंजेन। ये 5, एक अर्ध, एक पूर्ण और 4 अर्ध, ये ऐसे कैंटन है जहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समस्त उपकरण मौजूद है। आरंभक भी है यहाँ पर है, जनमत संग्रह भी यहाँ पर है। यहाँ की जनता आरंभक के माध्यम से पहला शब्द बोलती है और जनमत संग्रह के माध्यम से अंतिम शब्द। वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से शासन यहाँ पर जनता करती है। जनता ही कानून बनाती है, जनता ही उसको लागू करती है, जनता ही अंतिम फैसला करती है, सब कुछ जनता के हाथ में। और बाकी जो अन्य कैंटन है उनमें भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कुछ न कुछ उपकरण वहां पर मौजूद है। बहुत से कैंटनों में अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाना यानी कि रिकॉल की व्यवस्था भी वहां पर मौजूद है। जनमत संग्रह की व्यवस्था भी वहां पर मौजूद है और आरंभ की व्यवस्था भी कुछ राज्यों में, कुछ केंद्रों में मौजूद है। इस कारण से ये एक अनोखी व्यवस्था वाला राज्य बनता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अगला है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका यानी कि संसद द्विसदनीय है। प्राय विश्व के समस्त देशों में जहां पर लोकतंत्र विद्यमान है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है। अगर कहीं पर सर्वाधिकार वाली शासन व्यवस्था है, कहीं पर तानाशाही शासन व्यवस्था है
तब हो सकता है वहां पर व्यवस्थापिका एक सदनीय हो, जैसे कि चाइना, वहां पर एक ही सदन है जिसे कांग्रेस कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड में जो कि वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था भी है, संसदीय और अध्यक्षात्मक का मिश्रण भी है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र भी मौजूद है, इसलिए वहां पर संसद द्विसदनात्मक, जिसको क्रम से प्रतिनिधि सभा और सीनेट कहा जाता है। प्रतिनिधि सभा लोकप्रिय सदन है, जनता का सदन है, इसकी सदस्य संख्या 200 है। ये जनसंख्या के आधार पर इसके प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जिस राज्य की, जिस कैंटन की जनसंख्या सबसे ज्यादा, उसके प्रतिनिधि भी ज्यादा, जिसकी जनसंख्या कम, उसके प्रतिनिधि भी कम, लेकिन कम से कम एक प्रतिनिधि प्रत्येक कैंटन का अवश्य होगा। वर्तमान में नए संविधान के पश्चात जो प्रतिनिधि सभा है उसके सदस्यों की संख्या रखी गई है 200, और जो सीनेट है उसके सदस्यों की संख्या है 46, क्योंकि प्रत्येक कैंटन को समान प्रतिनिधित्व है। जो पूर्ण कैंटन है वो 2 प्रतिनिधि भेजेगा, जो अर्ध कैंटन है वो 1 प्रतिनिधि भेजेगा, क्योंकि 20 पूर्ण और 6 अर्ध कैंटन है। इस प्रकार से कुल 23 कैंटन होते हैं मिलाकर, तो 46 सदस्य सीनेट के रखे गए। कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल प्रतिनिधि सभा का 4 वर्ष, यानी प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं, जो 200 सदस्य हैं, वो 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 4 वर्ष तक पद पर रहते हैं। लेकिन सीनेट के बारे में एक अनोखी बात है, यहाँ पर सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल तय नहीं, ये सब कुछ कैंटन पर निर्भर कर दिया गया, कैंटन पर छोड़ दिया गया है कि वो कानून बनाकर ये तय करें कि उनके सदस्य कितने समय के लिए भेजे जाएंगे। इसलिए अलग अलग कैंटनों में अलग अलग व्यवस्था है। जैसे 14 कैंटन ऐसे हैं जहां पर सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष है, 8 कैंटन ऐसे हैं जिनमें सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है, और शेष 2 कैंटन उनमें कार्यकाल 1 वर्ष है। ये भिन्नता इसलिए कि ये तय करने का अधिकार कैंटनों को दिया गया, इसलिए ये भी व्यवस्था कुछ अनोखी है, द्विसदनात्मक व्यवस्था का। न्यायिक पुनरावलोकन की सीमित शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन का शाब्दिक अर्थ होता है कि न्यायपालिका की वो शक्ति जिसके माध्यम से न्यायपालिका अगर संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के प्रतिकूल है तो उसे रद्द कर सकती है, इस शक्ति को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। लेकिन हमने यहाँ का स्विट्जरलैंड के बारे में न्यायिक पुनरावलोकन की सीमित शक्ति, कारण क्या है कि वो कैंटन के कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकते, कैंटन के कानून को अवैध घोषित कर सकते, कैंटन मतलब राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं, लेकिन संघीय कानून को नहीं। इसका मतलब संघीय संसद अगर कोई कानून पारित करती है, न्यायपालिका को, चाहे वो कैसा भी कानून हो, कितना भी गलत कानून हो, चाहे वो संविधान के अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, न्यायपालिका को उसको अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है। किंतु अगर कैंटन का कानून संघीय कानून के विपरीत है या किसी चीज के विपरीत है तो उससे अवैध घोषित करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। इसीलिए न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की सीमित शक्ति ही है। अमेरिका की भांति ये पूर्ण शक्ति का प्रयोग इस मामले में नहीं करती। अगला है निराली संसदीय शासन व्यवस्था। निराली सब कुछ आपको अलग ढांचा मिलेगा यहाँ पर। निराली स्वरूप में कि यहाँ पर जो कार्यपालिका है वो नामात्र की नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो मुख्य कार्यपालिका होती है वो नामात्र की होती है। जैसे कि भारत में राष्ट्रपति नामात्र का मुखिया, उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन में सम्राट नामात्र की कार्यपालिका, क्योंकि वो शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, उसकी जगह शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर नामात्र की कार्य, स्विट्जरलैंड में नामात्र कार्यपालिका नहीं बल्कि क्या है, बहुल कार्यपालिका। क्योंकि कार्यपालिका एक व्यक्ति नहीं है बल्कि 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति बराबर है, समान शक्तियों का वो प्रयोग करते हैं। इस कारण से कार्यपालिका थोड़ी अनोखी है। दूसरी, अविश्वास प्रस्ताव के कारण से इस कार्यपालिका को हटाया नहीं जा सकता। संसदीय शासन व्यवस्था का गुण होता है कि अगर कार्यपालिका ठीक ढंग से कार्य नहीं करे तो लोकप्रिय सदन उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकता है। जैसे कि भारत में जो लोकसभा है वो कार्यपालिका को यानी कि मंत्रिपरिषद को समय से पहले अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकती है, लेकिन यहाँ पर अविश्वास के द्वारा इस कार्यपालिका को यानी कि बहुल कार्यपालिका को हटाया नहीं जा सकता। और दूसरा, यहाँ पर शक्ति पृथक्करण नहीं,
जहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता शक्ति पृथक्करण होता है, यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग होती है, वो ढांचा यहाँ पर नहीं। आगे अपन जब बात करेंगे तब ये देखेंगे कि किस प्रकार से तीनों चीजें एक है। संघीय सभा में से ही संघीय सरकार यानी कार्यपालिका निकलती है, व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका निकलती है, और व्यवस्थापिका ही न्यायपालिका के सदस्यों का निर्वाचन करती है। आगे जानेंगे और बहुत सी अनोखी बातें इसमें आती हैं। मौलिक अधिकार, स्विट्जरलैंड के शासन व्यवस्था की ये इस बार ये विशेषता है। पिछला जो संविधान था 1874 का संविधान, उसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए, संविधान में प्रदान नहीं थे। ऐसा नहीं है कि नागरिकों के पास अधिकार नहीं थे, फर्क सिर्फ इतना है कि संविधान में उनको गिनाया नहीं गया था, बल्कि कानून के द्वारा उनको प्रदान किए गए थे। आज भी स्विट्जरलैंड के नागरिक अति प्राचीन समय से भी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते आ रहे। इस बार जो नया संविधान 2000 में लागू हुआ 1 जनवरी सन 2000 को, उसमें नागरिकों को स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। टाइटल 2 चैप्टर 1 में मौलिक अधिकारों की विवेचना की गई, अनुच्छेद 7 से लेकर के अनुच्छेद 36 तक, यानी कि ये अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक मौलिक अधिकार। इसके अलावा भी 37 से लेकर के 42 तक सामाजिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्था का और विवेचन किया गया। इसका मतलब वहां के नागरिक मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं और संविधान से सीधे उनको प्राप्त करते हैं। ये इस बार ही शामिल किया, पहले के संविधान में मौलिक अधिकार संविधान का भाग नहीं था। अगला है सेना का प्रावधान। याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड एक तटस्थ राज्य था, वो किसी भी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में शामिल नहीं होता था। उसकी तटस्थता की गारंटी भी संधि के द्वारा प्रदान की गई थी। लेकिन अब स्विट्जरलैंड में कुछ परिवर्तन आने लगा है। स्विट्जरलैंड अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सक्रिय खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी वो बन चुका, और इसी कारण से पहले स्विट्जरलैंड की कोई सेना नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो तटस्थ राष्ट्र था, किसी संघर्ष में शामिल नहीं होता था, किसी युद्ध में शामिल नहीं होता था। लेकिन अब सरकार को सेना का निर्माण करने की इजाजत प्रदान की, और साथ ही साथ स्विट्जरलैंड का संविधान ये भी कहता है कि प्रत्येक नागरिक को सेना में सेवाएं देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि ये कोई अनिवार्य सेना भर्ती नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक नागरिक सेना में अपनी सेवाएं अवश्य दे। महिलाओं के लिए अनिवार्य नहीं है। और इसमें अनुच्छेद 58 की धारा 1 स्पष्ट रूप से कहती है कि स्विट्जरलैंड की एक सेना होगी जिसका निर्माण संसद के कानून के द्वारा किया जाएगा। अभी 2000 के पश्चात ही ये परिवर्तन इसमें किया गया है। अगला है उदार संविधान। संविधान उदार किस लिए? इसमें एक बात लिखी गई कि राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए, यानी जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड की जो सरकार है, स्विट्जरलैंड का जो राज्य है, वो किसके कल्याण के लिए बना है? व्यक्ति के कल्याण के लिए। उसका उद्देश्य व्यक्ति का अधिकतम कल्याण करना। राज्य के पास जो शक्ति है वो सारी की सारी शक्ति राज्य अपने व्यक्तियों को, अपने नागरिकों के कल्याण में लगाए। इसी कारण से इसको कहा जाता है उदार संविधान। और ये चीजें कहने वाला स्विट्जरलैंड का संविधान पहला संविधान है। अगला धर्मनिरपेक्ष राज्य। अनुच्छेद 15 स्विट्जरलैंड को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करते हैं, यानी कि स्विट्जरलैंड का अपना कोई धर्म नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को स्विट्जरलैंड में धर्म को अपने हिसाब से मानने की स्वतंत्रता होगी। वो जिस चाहे उस धर्म का अनुसरण कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, पूजा उपासना पद्धति को अपना सकता है। सरकार उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। और अंतिम है तिहरी नागरिकता। ये भी एक अनोखी विशेषता है। प्राय संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। अगर अपन बात भारत की करें, भारत संघात्मक शासन व्यवस्था वाला राज्य, लेकिन नागरिकता इकहरी है। प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। अमेरिका संघात्मक शासन व्यवस्था वाला राज्य, लेकिन नागरिकता दोहरी है। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले अमेरिकी संघ का या केंद्र का नागरिक है, और दूसरा उस राज्य का भी नागरिक है जिस राज्य में वह निवास करता है। इस मामले में स्विट्जरलैंड एक कदम और आगे। यहाँ पर नागरिकता की व्यवस्था की गई है तिहरी। प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले स्विस नागरिक है, फिर उस कैंटन का जिस कैंटन में वो निवास करता है, कैंटन का मतलब राज्य, और फिर तीसरा उस कम्यून का जिस कम्यून में वो निवास करता है। कम्यून का मतलब जिला है। यहाँ पर केंद्र, राज्य
और जिला, 3 तरह की नागरिकता स्विट्जरलैंड के नागरिक को प्राप्त है। तो 3 ही नागरिकता के साथ ये भी एक अनोखी विशेषता स्विस संविधान की मानी जाती है। तो ये है स्विट्जरलैंड की मोटी मोटी विशेषताएं। इससे अपने को ये आभास होता है कि स्विट्जरलैंड किस प्रकार की व्यवस्था वाला राज्य है। अब अपन अगले वीडियोस में इसकी बाकी जो अन्य चीजें हैं उनके बारे में अलग अलग पृथक पृथक अध्ययन करेंगे। जैसे उसकी संघीय व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जैसे उसकी बहुल कार्यपालिका जिसे संघीय सरकार कहते हैं उसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की और उसकी संसद जिसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं इसके बारे में भी अलग से विस्तार से चर्चा हम करेंगे। आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी आपके दिमाग पे प्रश्न पैदा होता है कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और अगर अब तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।